बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो सिख हैं वो चीन जा रहे हैं, बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। जुलाई के महीने में कुछ 8 जुलाई करीब जाएंगे। और इसके अलावा जो बहुत अहम बात है कि जो तीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं चीन ने लद्दाख में उन पर कब्ज़ा कर लिया है, जो जिसका जिक्र हम कल कर चुके हैं, जिसमें दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली के अहम हिस्से शामिल हैं। भारतीय फ़ौज पिंगयांग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है, जबकि फिंगर 4 तक उन्होंने जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। चीनी फ़ौज ने इलाके में मशक़ें भी की हैं। लद्दाख में मज़ीद 2 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं। बैन-उल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक चीन ने 15 जून से पहले अपने इलाके में अपने फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर भेजे थे। 1996 में होने वाले माहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक में बंदूक और आतिशी मवाद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ये मवाद तो वहाँ हो रहा है, क्योंकि लेह का जो अड्डा है, लेह का जो हवाई अड्डा है या बेस है, उस पर जो है इंडिया ने अपने भेज दिए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब मोहतरम शाहिद अमीन साहब, जो कि हम सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं इस वक्त सफारतकार हैं पाकिस्तान के, जो रहे हैं बहुत से हमारे बहुत अहम स्ट्रेटजिक मकामात पर। तो मैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपका इंतहाई मशकूर है कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। अब फरमाइए कि जो मैंने ये जो इंट्रो दिया है, इसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है कि जो लद्दाख में झड़प हो रही है, वो उन्होंने कहा है कि लद्दाख पे जो झड़प है उसकी ज़िम्मेदार चीन के जो दिफाई जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी भारत पर है। जी फरमाइए। देखिए, बात चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही एक लिहाज से मुतजाद हैं कि एक तरफ तो ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुलाकातें हुई हैं और फॉरेन मिनिस्टर तक के मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन ये कि ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ऐसा नज़र आता है कि दोनों तरफ से एक फ़ौजी कॉन्फ्रंटेशन की तैयारियां हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात है और डिसएंगेजमेंट की बात है, और दूसरी तरफ खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ पे एक किस्म की रीइंफोर्समेंट दोनों तरफ से जा रही हैं। तो ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो कुछ अब तक हुआ है उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो सकता है। तो ये चीज़ जो है मैं समझ बहुत ही बाइस तशवीश है, क्योंकि हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी ताकत है और चीन तो उससे भी बड़ी ताकत है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। उनका तसादम जो है वो पूरे इलाके के अमन को बिल्कुल बहुत खतरे में डालेगा। और फिर हमें पाकिस्तान में खतरा ये रहता है कि इंडिया कोई डाइवर्शनरी टैक्टिक करके पाकिस्तान की तरफ ना कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। अभी इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि अगर वो एडवेंचर करता है तो चीन आगे बढ़ जाएगा, तो वो उसको ये खतरा बहुत सख्त हो गया है कि उसने जो शय दी हुई है लद्दाख में, तो इसका मतलब ये होगा कि दौलत बेग का जो अड्डा है वो सियाचिन को काट देगा फिर, और पाकिस्तान सियाचिन पे बढ़ेगा फिर। ये उनका अपना असेसमेंट है, मेरा नहीं है जी, इंडिया का असेसमेंट है ये। देखिए जी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी कि वहाँ से पीछे हटेंगे, लेकिन इसके बरक्स कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आते हैं। मेरे ख्याल में चीन ऑन द होल एक किस्म की जारहाना सी उसकी कोई पोजीशन है, जो भी उनकी मंतक है, लेकिन ये कैसा ही नज़र आता है कि चीन का जो है इस वक्त रुझान जो है कुछ ज़्यादा जारहाना है, और हिंदुस्तान का अब तक तो मुदाफ़ियाना ही रहा है। और इसकी क्या वजह है, इस पर मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ राय का इजहार किया गया है। एक तो ये कि चीन के अपने मसाइल हैं, कोरोना की वजह से उसको दुनिया में बदनामी का सामना है। फिर ये कि हांगकांग में उनकी दुश्वारियाँ हैं, साउथ चाइना सी में भी एक किस्म का कॉन्फ्रंटेशन है। तो वो कहीं ना कहीं अपना फौजी गलबा हासिल करके
एक किस्म का पैगाम भेजना चाहता है हिंदुस्तान को भी, बल्कि इसमें अमेरिका और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। उनको एक किस्म की तंबीह है कि चीन जो है दबने वाला नहीं है, बल्कि वो फौजी तौर पे बड़ा मुस्तहकम है। ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा जो सीपेक का इलाका है उसमें भी चीन की नज़र है कि ये हिंदुस्तान ने पिछले दिनों बाद बड़े ऐसे बयान दिए थे जिसमें कम से कम धमकी दी गई थी कि वो कुछ कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर में और बल्तिस्तान की तरफ। तो चाहे चीन की ये जो जारहाना कार्रवाई है लद्दाख में, उसमें हिंदुस्तान को एक और भी तंबीह है कि आप इस कम के अज़ाइम से दूर रहें। और ये सीपेक जो है चीन का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, वो किसी हालत में ये नहीं चाहेगा कि उसको जेपरडाइज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो उसका कंक्लूजन यही है कि इस वक्त चीन जारहाना मूड में है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जारहाना मूड की बात बुनियादी ये है, अगर शाहिद अमीन साहब मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको यानी मैं जुर्रत नहीं कर सकता है क्योंकि आप बड़े जहाँ दीदा हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बेकार हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो हमारा काम क्योंकि ये है कि रोज़मर्रा का ये काम है और हम इसको पढ़ते रहते हैं और अपडेट अपने आप को करते हैं। तो देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। जब कश्मीर का इलाका, जब कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर के इलाके को उन्होंने कब्ज़ा किया और उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, तो लद्दाख को उन्होंने एक यूनियन टेरिटरी का ऐलान कर दिया। अब उसके अंदर उन्होंने स्काई चीन को भी शामिल कर लिया। अब स्काई चीन को शामिल करने का मतलब ये है कि जो तिब्बत सिंकियांग से जो तिब्बत को रास्ता जाता है वो वहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है, वो उसकी रेंज में आ गया। और इधर तिब्बत के अंदर भी उसने जो है जो वहाँ पर भी वो एक्टिविटी कर दी है। तो ये दोनों बातें अमेरिका के कहने पर उसने की। अब इसके बाद में हमारा जो असेसमेंट है बुनियादी तौर पर वो ये है कि जो उसको जो आपने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एक हिस्सा बाकी रह गया था कि वो जो तिब्बत हाईवे है, सिंकियांग तिब्बत हाईवे, वो भी ख़तरे में इन्होंने डाल दी थी अपने उस बयानिए से जो कि उन्होंने कहा था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चीन ने कोई जून के महीने में सिर्फ 8 मरतबा जो है आपके जो ताइवान के इलाके के अंदर एयरक्राफ्ट की जो उन्होंने परवाज़ें की हैं, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ ये परवाज़ें हमारी मशक़ का हिस्सा हैं, बल्कि ये बात अमेरिका को बताने के लिए भी है कि हम गाफिल नहीं हैं। और जापान को भी, क्योंकि 2 इलाके उन्होंने बताए हैं, मियाको स्ट्रेट एंड द बाशी चैनल। कोई जो हम तो इसको इन इलाकों को जानते नहीं हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि उन सारी जगह पर जहाँ इनका कंसंट्रेशन है अमेरिका का, वो हम उसके बारे में पैगाम देना चाहते हैं। दूसरी बात ये की उन्होंने कि अपनी सरहद से 10 किलोमीटर के बाद इंडिया के LAC से 10 किलोमीटर के फासले पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि इंडियन फ़ौजी जो है LAC से 240 किलोमीटर के फासले पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने जो काफ़िले जा रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। फिर अहम बात एक ये हुई है तीसरी जो है कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम ले आया है चीन जो है, जो कि हमारे पास भी है। और इंडिया का ये कह रहे हैं कि अब विद इन ए मंथ या 2 वो वहाँ से उनका एक दोस्त मुल्क जो है उनको वो एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा जो लद्दाख के पूरे एरिया को कवर करेगा। अब फरमाएं जी। वो इंडिया ने पहले से उसके पैसे दिए हुए हैं रूस को, लेकिन उसके आने का इंतजार है। वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिलीवरी डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी देखिए एक बड़ी एक किस्म की शदीद फौजी तनाव वाली बात है कि दोनों साइड जो है बहुत ही अप टू डेट किस्म के जो डिफेंस वेपन्स हैं और सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखिए ये मामला खासा पुराना है, कोई नया नहीं है। हमें अगर पूरी तारीख पर नज़र डालें तो 1957 से कम अज़ कम हम देख रहे हैं कि बीच बीच में ये बॉर्डर एक्टिवेट हो जाता है। फिर 62 में बड़ी शदीद जंग भी हो गई बॉर्डर पे। 1967 में भी अच्छी खासी क्लैश हुआ था। तो फिर बीच में वो मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर आपस में दोस्तियां भी बढ़ी हैं। आपको अंदाज़ा है कि कितनी बार प्रेसिडेंट शी साहब खुद हिंदुस्तान तशरीफ ले गए हैं, उनको खूब हार पहनाए गए और मोदी साहब वहाँ पे गए। फिर ट्रेड का वॉल्यूम आप देखिए कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इस वक्त चीन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि बॉर्डर का तनाव भी है और साथ में आपस में इकोनॉमिक और सियासी ताल्लुकात भी बढ़े हैं।
अनटिल नाउ। इस वक्त तो यकीनन बड़ा आन के सेटबैक हुआ है। और ये आपने जो जिक्र किया उसमें जापान का भी, तो वो सिलसिला है साउथ चाइना सी में बहुत सारे जजीरे हैं जिसके ऊपर 5-6 मुल्कों के दावे हैं, जिसके अंदर चीन भी शामिल है और ताइवान भी शामिल है, फिलीपींस भी शामिल है, वियतनाम भी शामिल है, जापान भी शामिल है, अमेरिका भी उसमें किसी ना किसी फॉर्म में घुसा हुआ है। तो वो एक बहुत ही पेचीदा मसला है जिसमें अब तक एक किस्म की टेंशन तो रही है, लेकिन ये कि वो इस वक्त जो है पस मंजर में है। इस वक्त तो सारी अटेंशन लद्दाख की तरफ है। और मैं समझता हूँ कि जो मुलाकातें हुई हैं और डिसएंगेजमेंट के बारे में खबरें आई हैं वो सब प्रेमेच्योर हैं, क्योंकि टेंशन पहले के मुकाबले में ज्यादा नजर आती है और मोदी पे बहुत शदीद दबाव इंडिया में पड़ रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है उससे कह रही है कि उन्होंने तो उनका नाम भी रख दिया कि नरेंद्र मोदी नहीं है तो सरेंडर मोदी है। जी बिल्कुल ठीक है। इन हालात में ये खारिज से इम्कान नहीं कि मोदी कोई ना कोई फौजी किस्म का कोई स्टेप आगे ले, जिसका नतीजा जो है हिंदुस्तान के हक में हरगिज नहीं होगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और मार खाएगा। मोदी के पास जो तनाई का शिकार हो रहा है, एक तरफ जो है अंदरूनी तौर पर उनका खुलफशार है, फौज उनकी खुद उनकी जो है वो डिमोरलाइज हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वो और साथ साथ में फ़ौज में जो जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से फिर इवन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ने उसका पानी बंद कर दिया। अब आप हैरान होंगे कि अब नेपाल का उसने एक आदमी उनका मार दिया। अब ये छोटे छोटे मुल्क भी जब आंखें दिखाने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अंदरूनी तौर पर इंडिया बहुत कमज़ोर हो गया। अब उसके बाद में उसके पास कोई चारा कार नहीं होगा कि वो जो इंतहा पसंद हिंदू है उनके हुक्म के मुताबिक वो एक वार में जाए और फिर तबाही, जैसा कि आपने कहा कि तबाही का अपना शिकार हो। जी या बिल्कुल देखा जाए कि जो मोदी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ उन्होंने ये बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया कि चीन कहीं हिंदुस्तान में दाखिल नहीं है, हमारे मुल्क का एक एक इंच जो है हमारे अपने कब्जे में है। तो जबकि सारे इंडिकेशन ये हैं कि चाइना ने जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको क्रॉस करके वो इलाका जो माजी में हिंदुस्तान अपना बयान करता था उस पे फौजी कब्जा किया हुआ है। तो मोदी साहब के बयान से अक्सर लोगों ने नतीजा निकाला कि आपने चीन के क्लेम को मान लिया है। जब आप कहते हैं कि हमारा एक इंच भी उसमें चीन नहीं आया, जबकि दर हकीकत वो LAC को कंट्रोल से आगे बढ़ के आगे आए, तो आपने एक लिहाज से चीन का दावा मान लिया है। तो ये चीज उन्होंने जो कही थी वो बिल्कुल ही इंडिया में उसकी बहुत नाराजगी का इजहार किया गया। मैंने उनके बहुत सारे जनरल के इंटरव्यू सुने हैं कि इन्होंने तो शिकस्त खुद ही मान ली है भाई, ये कहते कि उन्होंने हमारे इलाके में कहीं पे नहीं आया। इसका मतलब है कि जो चीन का दावा था LAC के बारे में वो हिंदुस्तान ने तस्लीम कर लिया है। तो ये इसी बुनियाद के ऊपर अपने कांग्रेस जो है उनको प्रेशर में ला रही है। तो अब देखिए आइंदा क्या होता है कि मोदी जो है यकीनन। शाहिद अमीन साहब, एक बात मैं अजीब बताऊं कि जिस जनरल ने ये कहा था ना कि मैं तैयार हो रहा हूँ और ये भी भगवान का शुक्र है कि मेरा कोई बच्चा जो है फ़ौज में नहीं है, क्योंकि ऐसी फ़ौज में मैं नहीं रहना चाहता जो कि इतनी ज़िल्लत उसकी हुई हो। उसके बारे में जब वो बयान आया तो उसमें BJP के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि इस जनरल को हम जो है भगा के मारेंगे। अब ये आलम हो गया है कि वो बेचारे गरीब ने तो यानी हुब्बुल वतनी की इंतहा को पहुँच कर ये बयान दिया है गुस्से की हालत में, उसको कह रहे हैं कि हम भगा के उसको मारेंगे। अब क्या होगा बताइए। देखिए अब देखिए ना, वो उनकी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थी आई थिंक निरुपमा राय, उनका भी एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसमें हिंदुस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारे मुल्क की ये हालत हो गई है। तो उनके जो बड़े सीनियर डिप्लोमेट जनरल जो हैं इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि चाइना ने आगे बढ़ के काफ़ी इलाके पे कब्जा किया है और हिंदुस्तान बिल्कुल बेबस है। और जो मोदी साहब ने तो इनकार ही कर दिया कि चाइना अंदर दाखिल हुआ है, गोया उन्होंने चाइना का क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारी एक उनकी कंफ्यूजन की अलामात हैं। लेकिन देखिए मोदी का जो बैकग्राउंड है कि बीच बीच में ये बड़ी एग्रेसिव बात करते हैं, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करता इस पॉसिबिलिटी को कि कहीं ना कहीं ये कोई फौजी कार्रवाई करने का कोशिश करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिचुएशन फ्लूइड है और आने वाले वक्त ही बताएंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अमीन साहब, इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। बहुत अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू कर ली। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जैन साहब, ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो सिफारती जो तनाज़ा जो है पाकिस्तान के साथ भी तनाज़ा उसने कर लिया। जी
सिफारती तनाज़ा कर लिया है, ये कर लिया है कि साहब आप आधे आधे स्टाफ को जो है अपने यहाँ से हटाएं इंडिया से, तो पाकिस्तान से भी आधा स्टाफ उनका जाएगा और हमारे यहाँ से भी जाएगा। हमारे से सिफारती तनाज़ा कर लिया और वहाँ से लद्दाख में खूनी तनाज़ा कर लिया जी, नेपाल से खूनी तनाज़ा कर लिया। अब पाकिस्तान वो ये इनका ये कहना है जो कि इनके जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं चाइना के कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तसादुम के इम्कानात बढ़ रहे हैं। एक तो ये बात वो कहा, उसने ये कहा कि जिस अंदाज से ये मामला बढ़ रहा है उसने कहा कि हमारे और इनके दरमियान में जंग का मरहला उस वक्त आएगा जब वो एक लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान के, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जंग का मरहला उस वक्त आएगा जब सब ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन हैं, हम उस पर गुफ्तगूकारी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इतनी सख्त इश्तियाल अंगेज़ी की बातें कर रहा है जो कि न पाकिस्तान के मामले में और न चीन के मामले में वो कहीं भी रियायत नहीं बरत रहा है और इस कदर अजीब गरीब बातें कर रहा है। जैसे हमारे मामले में उसने कहा कि 40 चीनी जो है मारे गए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात जब ये चीनियों का ख्याल है कि जब ये इतना जाराना अंदाज़ जब इख्तियार करता है जो नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त होता चला जा रहा है, और इस लिहाज से मोदी का इल्ज़ाम जो है, जो उनका मुहिम जाना रवैया है, मुहिम जू रवैया है जी, वो मजबूर कर रहा है कि वो हम ये बात समझें कि ये अमेरिका की शय पे कर रहा है। इसके अलावा तो इनके पास तो इतनी ताकत नहीं है। लद्दाख में जो कुछ किया कि 20 भारतीय मारे गए, उसका सारी जिम्मेदारी जो है वो भारत पर है, हमारे पर नहीं है। फिर उनके जो वजारत दिफा का जो इनका जो ये बयान उसने कहा है, जो चीन के दिफा के तर्जुमान हैं, दिफाई तर्जुमान हैं, वो कियान उनका नाम है, कियान जिसको कह लें आप। फिर वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जूली जियान का कहना है कि वो आगे बढ़कर अगर इंडिया 2 कदम आगे बढ़े तो हम भी 2 कदम आगे बढ़कर ये मामले को सेटल कर सकते हैं, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि नेपाल का इल्ज़ाम है कि वो इंडिया, चीन और नेपाल के 13 जंक्शन पर इंडिया में गड़बड़ कर रहा है। अब वो नेपाल का भी इल्ज़ाम को उन्होंने कहा कि वो नेपाल को से भी छेड़छाड़ कर रहा है। भारत इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने, क्योंकि उसको दबा के रखा हुआ था उन्होंने नेपाल को, भारत इल्ज़ाम ये लगाता है कि वो चीन की शय पे कर रहा है, नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को। अब बांग्लादेश का तो अभी कुछ शुरू नहीं हुआ। बांग्लादेश में तो कॉक्स बाज़ार में जो अपना अड्डा बना रहे हैं वो बना रहे हैं, तो अभी जब वो बन जाएगा। नेशनल यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई ना, हाँ, उसमें वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब, वो तो उसमें हुई है आपके अफगानिस्तान में जी, तो उसमें सबने वीडियो लिंक के जरिए अपना वो दिखा दें आप, फिर हम उसका तर्जुमा कर देते हैं। तो उसमें वो बांग्लादेश के उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की कि भाई आप 71 में जो कुछ हुआ ना, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तो साफ इनकार किया। उन्होंने कहा अलायंस बनाएं आप, वो दिखाते हैं हम, फिर आप उसको तर्जुमा कर पहले आप बता दीजिए, दिखाइए। It is my proposal, Afghanistan, Iran, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, should create an alliance. We are in the same region. We should not believe, we should not trust India. It will mistake. India army came and they tell that they claim they liberate Pakistan. No. I invite them on the other day while I talked to a television channel. I invite them. Yes, if you defeated Pakistan in 1971, why you don't do it now? I invite you to go at war with Pakistan and let the people see whether you win or Pakistan wins. Zainul Abidin, that we need to unite ourselves in order to face this challenge of Hindu nationalism. We need to unite ourselves. We have to make a transition from understanding to action, and we have to create a community of Muslims which is self-reliant and which follows the path crafted for us by Prophet Muhammad, peace be upon him, and Allah Almighty. Killers of Gandhi have defeated Gandhi in India, that is RSS. While they go around building statues of Gandhi around the world,
to hide behind the image of Gandhi as a non-violent and leader. RSS is like ISIS. That's how we should mention that. And we should differentiate that from Hinduism. We need to humanize Hindus while we talk about the dishumanity which RSS and Hindutva is preaching. A systematic process is on the agenda. As he said, it's a very old thing, and we have been working for it since long, which includes dehumanization, and as Imam Mujahid said, turning them into new untouchables. Stripping of citizenship, taking away votes, services, and rights, lynching, rape, and torture, sending to detention camps, or deporting the Muslims from India. This was being pursued covertly, and I would say passively, since 1947, but overtly and aggressively, and if I may be allowed to use the word nakedly, since last around 7 years when Modi has started. जी मिर्जा साहब, वो ये कहते हैं कि मेरी तजवीज़ है, जो बांग्लादेश के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना चाहिए, क्योंकि भारत पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। 1971 में जो कुछ हुआ उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हमें मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम करना होगा। इस खित्ते के मुसलमान ख़तरे में हैं और हमें ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए मुत्तहिद होना होगा। ये हमारे सदर आज़ाद कश्मीर ने उन्होंने कहा जी, उनके मुजस्समे को अमन का पैगाम फैलाने का निशान समझ जाता है, मगर उन्होंने कहा कि जो गांधी का जो मुजस्समा है, मगर RS की हिंदुत्व पर यकीन रखती है और उस दूसरे मज़ाहिब से नफरत करती है। भारत कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है, कश्मीरियों को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है, ख़वातीन की बेहरमती की जा रही है और नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकामात पर कैद किया जा रहा है। ये अफगानिस्तान के जो बंदूक हैं उन्होंने कहा भारत मुसलमानों से बेईमाना सलूक किया जा रहा है, मुसलमान महफूज नहीं है, जैसा कि 1947 में मुसलमान नुकसान पहुँचाया गया था। यही हालात इस वक्त वो कर रहे हैं। बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बहरहाल वो जो मुखालफत की आवाज़ है ना, वो अब बढ़ती जा रही है जी हाँ। और फिर ये कि मालदीव जैसा मुल्क, वो भी भूटान, वो भी उनसे नाला है, तंग है, सारे सबको दबा के रखा हुआ ना देन, ये बात ये है। अच्छा, ये CPEC के खुलने से ये हो रहा है कि सब खुल रहे हैं फिर जा। और अब आप बात उन्होंने ये कहा है, चीनियों ने एक और बात बहुत अहम की है कि भारत ने जो खसूसी हैसियत ख़त्म की है कश्मीर की, उसकी वजह से हमें लद्दाख में मदाखलत करनी पड़ी, क्योंकि वो लद्दाख के इलाके अक्साई चीन पर भी वो अपना हक़ जता रहा है और इसके आगे बढ़कर सिंकियांग पर भी हक़ जता रहा है। वो कह रहा है वहाँ पर भी, वहाँ तक का हमारा इलाका है। फिर चीन ने जो है उसने ये भी बताया कि चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अगस्त में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला पेश किया, फिर जनवरी 2020 में किया जी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जाहिर है कि फिर इसके बाद में कुछ ना कुछ तो होना होगा जी। तो अब सूरत हाल ये है ज़ैन साहब, जिसमें हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो एयर डिफेंस उनका आ गया है, जो मैंने आज एक नई बात बताई। आप थोड़ा तफसील से बयान कीजिएगा, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। जी कर लीजिए। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, एक वीडियो और भी है हमारे पास, जो गांधी जी की बड़ी बात की जाती है ना कि वो तो गांधी के गोलियां मार रहे हैं। देखो गांधी का मुल्क तो खत्म हो गया जी। गांधी का जो मुल्क था, जो भारत बनाया गया था गांधी ने, वो मुल्क ख़त्म हो गया। अब ये मोदी का मुल्क है जी। तो अब मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जैन बुद्ध मत के लोग जो हैं, वो अपनी हिफाजत का सोचो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया। जिस बात पर आप लोगों ने राज़ी हुए थे, हमने जिना को आपने रिजेक्ट किया था, वो गांधी के हिंदुस्तान पे आपने जिना को रिजेक्ट किया था। लेकिन जिना कितना मुदब्बिर था वो आज आपको मालूम हो गया होगा कि जिना को मालूम था कि ये होकर रहेगा। और जो आज हो रहा है
कि गांधी के पुतले को गोली मार रहे हैं आज, और वो हुकूमत में जो कि उनका बापू है, बाप कहा जाता है। गांधी जी के कातिल के लिए नारे लगाए जा नारे रहे हैं। लगा रहे हैं। जी, तो ये है आज का हिंदुस्तान। जी अच्छा, दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, हाँ भाई, सब रेडी है? हाँ, रेडी। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा। गन्ना खून था इसका। चलिए आप आगे लगा नीचे से आना। नाथूराम गोडसे। जी मिर्जा साहब, और एक क्लिप और है। जी दिखाइए। में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और एनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा। तो वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात, अरे नहीं, कोई बात नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कैसे? किसी की जरूरत ही नहीं है कि हमारे फौज के खिलाफ कोई बात कर सकते। फौज हमारी है जी, फौज मुकम्मल तौर पर हमारी है। हम फौज के हैं। हमारी फौज, हमारे और फौज के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आदमी है ये बिल्कुल नालायक आदमी है, और इसी तरह से ये ख्वाबों की दुनिया के रहबासी हैं। असल में हमारे यहाँ कुछ नादान दोस्त मिल जाते हैं ना, तो वो उनकी बात से वो कोई बात निकालते अच्छा हैं। है कि नादान दोस्तों के चक्कर में ये लोग रहें। जी, हम खुश हैं इस बात से। भाई यहाँ तो मुत्तहिद हैं, फौज के खिलाफ कौन बात करेगा यहाँ पर? और क्यों करेंगे? कोई करके भाई? देखे ना। हाँ, अच्छा, कोई गलती होती है उसकी निशानदेही की जाती है। भाई अगर तुम्हारा कोई एजेंट करता है बात, तो हम उसका हिसाब किताब भी करते हैं। हाँ, लेकिन ये गलत फहमी है इनको। बड़ी ऐसे फ्रेब में मुब्तला हैं कि बस जी। कि साहब कराची में हर एक के पास एक लड़का कहता है, वहाँ का मेजर जो है कि कराची के पास हर एक के पास क्रशर को कुछ पैसे खर्च करो, वो मारना शुरू कर देगा। अबे तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। कराची के लोग बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, वो तुम्हें क्रशर को तुम्हारे खिलाफ काम आएगी। अब ये जो मैं ये बात सोचता था, अल्लाह मियाँ से मैंने दुआई दी एक दफ़ा जैन साहब कि ये अल्लाह मियाँ ये कराची में इतनी क्रशर को क्यों? तो फिर मैंने जवाब ये आया है कि किसी न किसी अल्लाह की हिकमत है, तुम इसको नहीं जानते हो, तो किसी न किसी वक्त ये काम आएंगे। तो अब हमारे समझ में आ गया है कि ये लड़के तो हमारे अपने हैं। थोड़े बहुत मार पिटाई करने के बाद में अब ये तो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अपने लोगों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। अच्छा, आप ब्रेक पे जाने से कबल वो बात कर रहे थे कि वो दिफाई सिस्टम लेकर आए हैं। देखिए, एक दो बातें हैं कि जो एक तो लद्दाख में चाइना ने पूरा स्ट्रेटजिक जो बम्बर्स हैं वो सुखोई 30 और बम्बर स्ट्रेटजिक बम्बर वो ले आए हैं, और वो 10 किलोमीटर दूर सरहद से LAC से दूर अपने जी मुजाहरे कर रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये किया है कि जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कोई अगर मिसाइल उनकी तरफ आएगा या कुछ आएगा तो उसको मार गिराएंगे, उनको पता चल जाएगा वो। अब ये जो बात हो रही है कि हमारा ये ख्याल है कि इसमें रशिया इनको शायद नहीं दे रहा है। ये दोस्त मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाई वो इसराइल हो सकता है या अमेरिका हो सकता है। जी, रशिया ने तो ये कहा है कि 2021 से पहले हम नहीं दे सकते हैं। ऐसी सूरत में जब रशिया का तेल वो ख़रीद रहा है चाइना जी, और रशिया को उसने नई ज़िंदगी दी है माशी तौर पर, क्योंकि जो जब से अमेरिका ने उसका तेल बंद किया था यूरोप में, तो वो तेल चाइना ने ख़रीदना शुरू कर दिया। तो उसको 80% की जो मीशत है उसकी रशिया की, वो चाइना पर डिपेंड कर रही है, तेल पर डिपेंड करती है। तो वो तेल वो ख़रीद रहा है चाइना, तो उसके ख़िलाफ़ वो कैसे जा सकता है? और फिर अल्टीमेटली ये जो सारा कुछ हो रहा है ये तो रशिया के ख़िलाफ़ है ना जी। यानी बेसिकली जो ताकतवर चीज़, पहले तो रशिया को ये कहते थे ना कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, ये कहता था कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा रशिया है। अब चाइना को कहने लग गए हैं कि रशिया हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना है। लेकिन वो रशिया तो समझता है ना कि अल्टीमेट दुश्मन तो हम हैं, क्योंकि वेपन के लिहाज से तो ताकतवर हम ही हैं ना जी, उनके मुकाबले पे। हाँ, तो वही उनके मुकाबले में। लेकिन जो चाइना की अपनी जो सलाहियतें हैं जो अभी खुफिया हैं, जो अभी ज़ाहिर नहीं हुई हैं, कि एक तो ये कि जो कि उनको ये खौफ है, जैसे कल हमने बयान किया कि 2 ख़तरे हैं कि एक तो वो अगर कोई उड़ता हुआ मिसाइल उनका अमेरिका की तरफ से आया तो उनको ये ख़तरा होगा कि एटमी मिसाइल है तो वो अमेरिका को एटमी मिसाइल मार देंगे।
जो कि उनका असेसमेंट है अमेरिका का, जो एक फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं अपने आवाम को तैयार करने के लिए। दूसरा ये है कि खलाई जहाज़ उनका उड़ा देंगे, जिससे उनका अमेरिका का तमाम माशरी निज़ाम बिगड़ जाएगा। वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो वो अपने अपने जो तैयारा बरदार जहाज़ हैं, जो फ्लीट्स हैं उनको उनसे रब्ता ख़त्म हो जाएगा। सारी दुनिया में जहाँ पर उनके अड्डे हैं उनसे रब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़तरा उनको बहरहाल दरपेश है कि इनके पास ये सलाहियत मौजूद है। तो जब जंग आएगी तो जंग आमद के बाद फिर आदमी के पास कोई अगर दीवार से लगाएंगे तो आप कुछ नहीं होगा। दूसरा बात ये हुआ है कि दो बड़ी और भी जो बात हमारे पास जो इत्तलात आई हैं लेटेस्ट, वो ये हैं कि चीन ने 3 टेक्निकल पोजीशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो हम कल बयान कर चुके हैं। दौलत बेग का जो अड्डा है ओल्डी जो है, दौलत बेग ओल्डी जो है, उस पर कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन उसकी चोटी पर कब्ज़ा कर लिया है। यानी वहाँ पर अगर वो जिस वक्त भी चाहेंगे वो पुल को उड़ा देंगे और दौलत बेग के अड्डे को उड़ा देंगे। अब गलवान वैदी के अहम हिस्से शामिल हैं। अब पहले ये फिंगर 4 तक जा सकते थे, अब फिंगर 2 तक इनकी महदूद कर दिया। यानी अब फिंगर 1 तक इनकी महदूद ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल पूरी गलवान वैदी कब्ज़ा कर लेंगे। अब ये इन्होंने एक नई खबर दी है कि बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक चीन ने 15 जून से पहले इलाके में अपने फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर भेजे थे जी, और उन्होंने फिर इनको मारा है मार्शल आर्ट वालों ने। जो फाइटिंग थी ना फुटेज में, वो फुटेज जो थी वो वजह से उन्होंने मार दिया है। और इस लिहाज से उनका नुकसान लगता है कि चीनियों का बराए नाम कोई नुकसान हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं, जंगों में ऐसा होता रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो हमने जो उनके कमांडर की फुटेज चलाई थी, उनका क्लिप था, उसमें भी वो ये दावा कर रहे थे कि ये दावा तो हमने किया भी कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया और किसी मीडिया पे जिक्र नहीं हुआ। तो चाइनीज़ ने ठीक ठाक सबक सिखाया, लेकिन उनके जवाब में उनका इतना जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी एक और छोटी सी खबर है, लेकिन ये कि जो तमिलनाडु में तमिलनाडु एक इलाका है, वहाँ पर वहाँ पर 2 बाप बेटों को मार दिया है, क्योंकि उन्होंने दुकान खुली रखी थी। तो भारतीय पुलिस ने जाकर उनको बर्बरियत से उनको मारा है। तो रियासत असम्बली अरगना सड़क पर निकला है, रियासत असम्बली वहाँ के काफ़ी मुसलमान हैं। तो और उसके बाद में 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का उन्होंने ऐलान किया हलाकशुदान को। लेकिन यह है कि वहाँ पर पागल हो रहे हैं जैन साहब। ये बात यह है कि जब आदमी टेंशन में आ जाता है तो उससे फिर मामला जो है वो ख़राब से ख़राब होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो ईजी हो, ईजी नहीं होते बल्कि वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी से इसका कुछ संभल नहीं रहा है। और जो हर जिस चीज़ तरह आपसे मतलब ये जैसे मतलब ये अगर मुट्ठी बंद हो वो तो मुट्ठी मजबूत होती, फिर मुक्का बन जाता है, ताकत बन जाती है। लेकिन अगर एक उंगली भी अगर आप निकाल दें तो फिर उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। फिर वो सारी उंगलियों को आप एक एक करके आप निकाल लें तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें ताकत। अब इसको खोलना मुश्किल होता है जी, मुट्ठी खोलना को मुश्किल में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर एक उंगली खुल जाए फिर दूसरी उंगलियों को खुलने में कुछ देर नहीं लगती है। और मोदी ने माहौल ऐसा कर दिया है, कई उंगलियां खोल ली हैं अपनी, तो उसमें अब उसकी ताकत नहीं रही है। उसका जो निज़ाम है, एक तो ये है कि पूरा का पूरा जो उसका फैब्रिक है जी, इंडिया की जो माशी फैब्रिक है, जो इंडिया का जो अवामी फैब्रिक है, वो सब बिखर गया है। और उसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि अब ऐसे वक्त हो गया है कि जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि न उसकी फ़ौज मुत्तहिद है, न उनकी अवाम मुत्तहिद है, न वो हुकूमत में यकजुई है, न उनकी अपोजिशन का साथ दे रही है। लाख हमारे यहाँ इख्तलाफात सही, लेकिन एक बात कश्मीर के मामले पर, फ़ौज के मामले पर हम लोग सब मुत्तहिद हैं। जी बिल्कुल। एक मसला ये खड़ा हो गया है कि इन्होंने कश्मीरियों में कोई 33,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था मकबूजा कश्मीर की डोमिसाइल के लिए जी। इन लोगों ने 25,000 लोगों को यानी कश्मीरी शहरी बना दिया है, डोमिसाइल दे दिया है इंडिया ने। तो जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है जी, कहा कि ये जो आपने 25,000 आदमी दिए हैं ये इलीगल हैं, यहाँ के स्टेटस को बदला नहीं जा सकता, यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको नहीं बदला जा सकता है, और ये जो आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल खिलाफ कानून काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये लोग, ये पहला अमल है कि स्लोली जो है वो आगे जा बढ़कर ये उसकी डेमोग्राफी को चेंज करके ये कश्मीर के अंदर अपनी अक्सरियत बनाना चाहते हैं। तो 33,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था
और इन्होंने 25,000 को डोमिसाइल वहाँ पर दे दिया है, जिसको पाकिस्तान ने रद्द किया है और पाकिस्तान ने भी किया है और चीन ने भी रद्द किया है। तो अब ये फ़ैसला तो मैदान जंग में होता हुआ नज़र आता है कि इंशाअल्लाह ताला, और उसकी कुछ झलक तो देख ली है सभी जब देख ली है, शुरुआत हो गई है जी। और अभी जो हम इनका जो असेसमेंट है वो ये है कि पूरे जो है जंग जो है वो 22 दिसंबर तक मामला मेच्योर होगा। दिसंबर 2020 तक ये मामला मेच्योर हो जाएगा और उस वक्त तक हमारा ये ख्याल है कि जो प्रोजेक्शन है उसका बात का कि जो कोई अच्छा प्रोजेक्शन नहीं है कि वो जंग एक आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। और ये बात हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये हमारा मंसूबा नहीं है, ये अमेरिका का मंसूबा है और अमेरिका जो है इसको इंडिया को अपना पिट्ठू बना रखा है और वो पागलों की और दीवानगी की हद तक इसमें पिट्ठू बन गए हैं जी। और अब बजाय इसके कि वो अपने लोगों को अगर देखें कि भाई आप बड़ा मुल्क हैं, आपको ये शिकायत है कि साहब आपका पहले जो है कोई जो खिलजी आए थे, गौरी आए थे, अब्दाली आए थे, मुग़ल आए थे, वो आपका सोना उठा के ले गए। भाई मुग़ल तो आपका सोना उठा के नहीं ले गए, मुग़लों ने तो अपना यही रेन बसेरा किया, आपके यहाँ शादियाँ की और आपको बराबर के हकूक़ दिए, आपके यहाँ बस गए, आपके यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। अब हैरान कुन बात यह है कि इतने पागल हो गए हैं कि ताजमहल को भी कह रहे हैं कि साहब हमारी मंदिर पर तुमने ताजमहल बना लिया। देखिए अब हर चीज़ पर ये अपना दावा कर रहे हैं। अब जो है वो जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का जो था वो अभी तक ये बना नहीं पाए कि वहाँ पर हांट करता है वो, कोई भी आदमी बनाता है तो वो कोई ऐसी गैबी ताकत है जो उनको वो बनाने से रोकती है जी। तो अब सूरत हाल ये है कि वो नहीं बना पा रहे हैं। तो आप सवाल, बुनियादी बात ये है कि वहाँ के मुसलमानों को भी तो कोई हरकत करनी चाहिए ना, कि ये जो बातें हर वक्त बैठे रहते हैं। मैंने आपके घर में कोई, आपके मुंह में तो लड्डू कोई आके नहीं डालेगा ना कि साहब जी बड़ा मुबारक हो आपको। बुज़दिलों का कोई साथ नहीं देता है। और बुज़दिलों का साथ अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब जिस तरह से कश्मीर लड़ रहे हैं या जिस तरह से फ़लस्तीन लड़ रहे हैं, आप यकीन मान लीजिए जैसे कि क़यामत आएगी, जैसे कि सूरज कल मशरिक़ से निकलेगा, अल्लाह इन्हें रिवार्ड देगा। देख लीजिएगा, आपको एक दिन ये आएगा, आज आ जाए, कल आ जाए, 1 साल आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, लेकिन अल्लाह का यही हुक्म है कि आप मज़ाहमत करो, मैं फ़ैसला करूँगा। जी बिल्कुल। तो जो आप जुल्म और सितम की इंतहा को पहुँच गए हैं तो फिर रिवार्ड तो वो देगा आपको। बिल्कुल। आ जाइए मिर्ज़ा साहब अगले मौजू पे। जी आ जाइए। अच्छा पहले ज़रा ये पायलट्स वाली बात कर लें। साहब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पायलट का इमेज ख़राब करके ये वो PIA वो है जिसने एमिरेट बनाई, सिंगापुर एयरलाइन बनाई, इसने सारे पूरे जो खित्ता था उस खित्ते के लोगों को बनाया, उसका इमेज ये लोग ख़राब कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि ये जो जो पायलट जिसने जो जहाज़ गिरा हमारा कराची में 22 मई को, उसका जो है जो लाइसेंस था वो जाली था जी। और CNN ने भी उस खबर सबको शाया किया है। तो इसके बाद में इन्होंने भी कहा, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये गलत बात है और आपको किसी सूरत में भी आपकी जो पूरी हमारी जो हुकूमत है उसको उसके दिफा में खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब नहीं होना चाहिए और हमें इस बात का इजहार करना चाहिए कि पाकिस्तान के सारे लोग सब PIA में सफ़र करें और जो भी एयरलाइन दूसरी हैं, जो हमारी अपनी अपनी एयरलाइन हैं, चाहे एयर ब्लू है या कोई, किसी में नहीं जाएँ, सिर्फ PIA में जाएँ। जो कुछ भी होता है अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन PIA को मजबूत करें क्योंकि वो पाकिस्तान का फ़्लैग लेके चलती है, कोई और फ्लैग लेके नहीं चलती है। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं अपने तमाम जितने भी ट्रैवलर्स हैं, अगर हम जाएंगे हम आपसे वादा करते हैं कि हम PIA पे सफ़र करेंगे, इसलिए कि ये हमारी एयरलाइन है और जिसको इस एयरलाइन को मजबूत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको एक दफ़ा फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और जो इसका इमेज ख़राब हुआ है उसको दोबारा से बहाल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और हमारी आवाम की भी ज़िम्मेदारी है जो इसमें सफ़र करें और बेखतर सफ़र करें। अल्लाह जो कोई, अगर देखो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई, और फिर ये कहना कि साहब सबके पास जाली लाइसेंस है, ये गलत बात है और ये किस्म को बदनाम करने की पाकिस्तान को बहुत एक बड़ी कोशिश है जिसको हम रद्द करते हैं। और हम ये अपील करते हैं तमाम लोगों से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि वो मजबूती के साथ में इसका दिफा करें और हमारे जो पायलट्स को हैं, जो पाल्पा की जो मुजाहरा कर रही है, जो इनकी तंजीम है, उनके साथ भी हम यकजहती का इजहार करते हैं और हम
मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि हमारे जो हमारे जो अगर इसमें कोई काली भेड़े हैं तो उनको निकाल दें, वो तो एक अलग से चीज़ है, जो कानून कार्रवाई होती है कार्रवाई इदारे वो की। आप करें। लेकिन ये कहना कि साहब पूरा PIA के लोग जाली हैं, ये गलत बात है। PIA की सबसे बड़ी लाइन है जो जिसने पूरे इलाके के खत्ते के लोगों को, बल्कि खत्ते के लोगों को मैंने ट्रेन किया है, जो कि अपने पैरों पर खड़े हो गई हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी जो आजकल के पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं, वो उनको पैरों पर हमने खड़ा किया है। हमने हमारे पायलट चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। तो ये कहना गलत है। और अगर कोई आदमी काली भेड़े इसमें आ गई हैं, एक आध दो, उनको निकाल दो। ये तरीका आसान है, बिल्कुल, बजाय इसके कि आप इसको आप अपने तौर पे तहकीकात करते हैं, लें, वेरीफाई करवाते हैं, लेकिन नहीं हुआ इनका तो फिर मुकाबला करें ना, CNN का मुकाबला करें आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PTV को आप मैदान में अमल में आना चाहिए, जैसे कि हम आए हैं इस तरह PTV भी आए। असल में मुश्किल ये है कि PIO का मामला तो पायलट्स का ये है कि वो तो बेचारों कोई जाली हो या ना हो, ये तो फैसला होगा तहकीक के बाद। लेकिन एक बात तो साबित है कि 22 करोड़ आवाम का जो जहाज़ चला रहे हैं ना, वो तो जाली सियासतदान है, तो जाहिर है वो फिर क्या करेगा वो देखिए ना, अब आप ये तो एक अजीब बात है आवाम के साथ में। तो जो देखिए ये जैन साहब, एक बात तो मान जाइए कि पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं है। ये अंग्रेज़ों काले यानी गोरे अंग्रेज़ चले गए हैं और काले अंग्रेज़ हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हम इस बात को, ये बात तहे दिल से आपसे बताना चाहते हैं। आपका जो, हम सिर्फ सिंध की बात नहीं करते हैं, सिंध में तो मज़ामत हुई है, लेकिन सिंध के अंदर एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि जो ज़रदारी डॉक्ट्रिन है, उसमें करप्शन ने उस सिंध को का नाम को बदनाम कर दिया है और दाग लगा दिया है। लेकिन जो पीर साहब पगाड़ा का है, वो लोगों ने जिस तरह से मज़ामत अंग्रेज़ों की है, वो तारीख में रकम करती है। फिर ये अब्दुल मजीद सिंधी थे, उन्होंने जो मज़ामत की वो बड़ी शानदार है, जब रेशमी रुमाल की तहरीक थी। तो आप ये बात देख के सिंध, लेकिन पंजाब का जो आदमी था, जिसमें सब ले लें, चट्टे भी ले लें, आप जितने शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान को ले लें, आप इसके ख़ानदान को ले लें, जो भी ख़ानदान है आपका, चौधरीों का जो भी चौधरी बना बैठा हुआ है, वो सारा का सारा अंग्रेज़ों का, उनका जो नस्ली तौर पर ये अंग्रेज़ों के हैं, उनको फिर पढ़ाया है आपको। जो सारे के सारे जो अंग्रेज़ी के स्कूल थे, इन्होंने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए लाहौर के अंदर, जो बड़े कॉलेज बने हैं, जो सिर्फ उसमें इनके मैंने चौधरीयों के बच्चे, अंग्रेज़ों गुलामों के बच्चे पढ़ सकते थे जी, उनके पढ़े हुए इस वक्त हुक्मरान हैं। तो भाई हमें अब ये बात हमें इस बात की इजाज़त देती है, ये पॉलिटिकल साइंस की, जैसे लोग जो हमारे लोग नहीं हों, उनके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये लोग, अब जो पंजाब के हों या सिंध के हों या किसी की जगह के भी हों, जो लोग भी इस जगह के पड़े हुए हैं, हम उनको कबूल नहीं करते हुक्मरान अपने, हम इसको रद्द करते हैं आज के दिन से। और इसके बाद में हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें देसी लोग लाने होंगे, और देसी लोग जो होंगे जो कि पीले स्कूल के पढ़े हुए हों, जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत हो, जिन्होंने पाकिस्तानी कुर्बानियाँ दी हों, जो बेदाग हों, वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें, तो पाकिस्तान बच सकता है, वरना इनके हाथ में वो नहीं बचेगा। ये IMF के हवाले कर देंगे, ये अमेरिका के हवाले कर देंगे, ये करते आए अमेरिका के हवाले में, 10 सर 9 सर करते रहते हैं अमेरिका के सामने। कोई आदमी में क़ुव्वत ईमानी नहीं है इनके अंदर कि खड़ा होकर कह देगा साहब हम नहीं करते तुम्हारा काम, जाओ तुम्हें करना कर लो। एटमी ताकत आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी ताकत से नवाजा है। आप मिसाइल ताकत आपके पास है, जो कि किसी और की इतनी एक्यूरेसी किसी और पूरे रीजन में किसी के पास नहीं है। इवन चाइना क्लेम नहीं कर सकता इतनी एक्यूरेसी को, आप रूस क्लेम नहीं कर सकता इतनी एक्यूरेसी को, आपकी एक्यूरेसी इतनी शानदार है। अब इसके बाद में आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? कोई अल्लाह आकर फिर आपके फरिश्ते आए आपके लिए हिमायत के? ये इस हुकूमत का तो अलमिया ये है कि नेमतुल्लाह शाह वली साहब की जो पेशगोई है ना कि मसाइब कैसे होंगे भाई जैन, वो तो मैंने आपको बताया था, आपको बहुत पहले बताया था कि जब मेरे पर कभी कभी ये कैफियत तैयारी होती है कि भाई आप इतनी आपने जद्दोजहद की है पाकिस्तान के लिए, आपने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान के लिए, कि आपने इतनी खिदमत की है, आपने इतना कुछ लिखा है, आपने वो कुछ लिख दिया है जो 10 साल या 20 साल बाद में होने वाला है। मिसाल को सियाचिन का मामला है जी, वो सियाचिन के किताब मैंने 20 साल पर लिख दिया कि अमेरिका का नज़र सियाचिन पर है। अब सियाचिन पर का मसला तो आ गया ना सामने। तो अब जो आदमी हम इसलिए मशहूर नहीं हो पाते हैं कि हम उर्दू में लिखते हैं, अंग्रेज़ी में अगर लिखते तो आज हमारी वाह हो रही होती। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस वक्त जब हमने जब ये दिल में दिमाग में ख्याल आया कि हमारी कदर नहीं हो रही है, ये मुल्क हमारी कदर नहीं कर रहा है, ये लोग हमारी कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से अब ये कैफियत हमारे पे आ गई है कि जब भी कभी हमें ख्याल करते हैं, हमें कोई दुख होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो कोई ना कोई आयत या कोई ना कोई, जैसे मिसाल के तौर पर हमने आपको बताया कि हमने ये कहा कि ये कोरोना वायरस जो आया है, वबा आई है, ये कहीं पहले भी तो आई होगी,
तो एकदम से सूरह ताहा हमें पढ़ने को मिल गई। नेक्स्ट डे हमें सूरह ताहा सूरह 22वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह पढ़ा तो मालूम हो कि जो जादूगर सामरी था उसको ये कोरोना लगा था। मतलब हिदायत मिल जाती है। तो हमें ये हिदायत मिली, जब हमने ये दुख हुआ तो हिदायत मिली कि नहीं, एक वक्त आएगा। नेमतुल्लाह शाह वली की वो आ गई, हमारे पास वो कोर्ट आ गया, उनकी नज़म आ गई, उनकी एक मैंने जो नज़में हैं जी, वो आ गई। कहने का एक दौर ऐसा आएगा कि जिसके अंदर जो वज़ीर और मुशीर होंगे वो कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले होंगे। मैं अब मतलब इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता उनके लिए, लेकिन मतलब ये तो उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे ऐसा इससे बचा के रखा, ये तेरी मेहरबानी है। इस तरह शुक्र है कि तूने मुझे इस दर्जे पर जाने नहीं दिया, इतना नीचे नहीं करने दिया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह जिसको गिराना चाहता है तो गिरा देता है। उनकी पेशगोई बिल्कुल ठीक साबित हो रही है कि जिस तरह वज़रा पेट्रोल की कीमतों के बाद दिफा कर रहे हैं ना, दिफा कर रहे हैं कि भाई ये तो 112% इजाफा हुआ। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पर अगर 1,000 रुपये भी हो जाए तो भी हम देंगे। बताइए, एक आदमी कह रहा है, उससे पूछा जा रहा है, सवाल कर रहे हैं, तो भाई अब तुम्हारी हैसियत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि तुम तो इंसानों के दर्जे से भी नीचे गुजर गए हो जी, तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है जी। अच्छा, बहरहाल इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के लिए दर्द सर ये है कि इत्तेहादी भी मानने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और वहाँ से भी कुछ का तो दैन साहब मफाद वो शुगर माफिया है। अब उनको स्टे ऑर्डर मिल गया सिंध गवर्नमेंट सिंध। अब बताइए, अब आपको ये जो जजेस का निज़ाम है इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। इसको मतलब है कोई ना कोई सिस्टम, जैसे CSP होता है, कुछ इस तरह का निज़ाम आपको बनाना पड़ेगा। इस लिहाज से कि अब ये वकला होते हैं कहीं ना कहीं से, ये फिर जब आप इनको बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से इनके मफादात होते हैं, और फिर ये लोग ऊपर आ जाते हैं, आप जज बन जाते हैं। तो किसी न किसी के तो वो वकील होते हैं ना किसी वक्त जी। तो आप ये निज़ाम को आपको बदलना पड़ेगा। आपको ये कोई ना कोई, जब आप मुल्क को बनाना है तो सारे निज़ामों को आपको अभी तक आप ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को तब्दील नहीं कर सके जो अंग्रेज़ों को बनाया हुआ निज़ाम है। ये बात मैंने 1988 में लिखी है कि इस निज़ाम को बदल दो। 1984 में बल्कि लिखी है कि भाई आप, जब मैं आया था यहाँ पर, कि निज़ाम हमें मैंने नौकर बनाने वाला, क्लर्क बनाने वाला निज़ाम है, इस निज़ाम को बदलो। नहीं बदल, कोई बदला, खुद हम में नहीं बदलता, हमने खुद निज़ाम नहीं बना के दिया। लेकिन इस हुकूमत से लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अगर बदलेंगे। आपको नारे से आप उम्मीद हो सकती है तो आप उम्मीद करते रहा करें, आपको हमेशा ऐसी तकलीफ होती रहेगी। तो अब एकदम से 25 रुपये बढ़ा देना कितना जुल्म की बात है। और बड़ी फ़ख्र से लोग बात कहते हैं कि हम देंगे। भाई कैसी बातें करते हैं। तो बहरहाल ये कि आपने बेच दिया है पाकिस्तान को IMF के पास जी, आपने गिरवे रख दिया पाकिस्तान को, ये बात गलत है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। और इसके अलावा कराची के अंदर भी जो जुल्म हो रहा है जी, जो यहाँ पर एक किस्म की तासुब का निज़ाम वज़ा किया हुआ इन लोगों ने, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठनी चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।